ये बेटा आता 102 ग्राम। दिस इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ Al2O3। अब अगर ये किसी भी फॉर्म में अगर ये रिएक्शन में टेक पार्ट करेगा तो इसका ये मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन फिक्स होगा, बट इसका इक्विवेलेंट मास इतना बेटा नहीं होगा। अब इक्विवेलेंट मास कैसे फाइंड करेंगे? हेलो एंड गुड इवनिंग बच्चों। आज एक बार फिर बहुत दिनों के बाद एक नई एनर्जी के साथ एक सुंदर से टॉपिक के साथ आज मैं फिर आपके सामने आपके अपने और सबसे भरोसेमंद चैनल पर आया हूं। आज जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं बच्चों, यहाँ पर वो टॉपिक क्लास 11th का है, पर जनरली स्कूल और काफ़ी टीचर्स इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। इस टॉपिक का नाम है इक्विवेलेंट मास। इस टॉपिक का नाम है बच्चों इक्विवेलेंट मास। बट जब आप 12th में आते हैं तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं, जैसा कि थोड़ा बहुत एप्लीकेशन आपको क्लास 12 के चैप्टर 1 में मिलता है, फिर चैप्टर 2 में मिलता है। इसके बाद जब आप लैब में प्रैक्टिकल करने के लिए जाते हैं लाइक वॉल्यूमेट्रिक एंड टाइट्रेशन में, तो वहाँ भी बेटा स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशंस में और टाइटर वैल्यू फाइंड करने में इसकी नीड्स पड़ती है। इसीलिए आज मैं चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के एक ऐसे अनटच टॉपिक को लेकर आपके सामने आया हूं जो मुझे लगता है हर बच्चे को, चाहे आप बोर्ड सिंपल बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप क्लास 11th में हैं या आप इसके बाद जेई की तैयारी करेंगे, चाहे आप नीट की तैयारी करिए या CUET की तैयारी करो बच्चों, ये जो टॉपिक मैं आपको आज डिलीवर करने जा रहा हूं, ये यकीन मानिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए होने वाला है। दूसरी बात, आप लोगों ने अभी तक चैप्टर 1 में एटॉमिक मास, मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मास, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। बट आज मैं जो टॉपिक आपको समझाने जा रहा हूं वो टॉपिक है इक्विवेलेंट मास। इसको फाइंड करने के बहुत सारे मेथड हैं और उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस भी हैं, जिनमें जो इसमें से कुछ रेडॉक्स रिएक्शंस में भी आते हैं, जिसको फिलहाल क्लास 11th में स्कूल एग्जाम में तो नहीं पूछा जाता है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका काफ़ी और एक अच्छा स्कोप है। तो मैं चाहूँगा इस लेक्चर को और इस टॉपिक पर बाकी आने वाले लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, पढ़िएगा और समझिएगा। और अगर कहीं कोई कमी रह जाए बताने में या एक्सप्लेन करने में, तो लेक्चर के एंड में कमेंट बॉक्स में इन सब बातों को शेयर करना मत भूलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इक्विवेलेंट मास। इसके पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाने वाला हूं। मान लीजिए आपकी अपनी सर्किल में आपको जानने वाले 4 लोग हैं। आपको जानने वाले 4 लोग हैं, आप चारों से रेगुलरली मिलते हैं, पर जब आप उनके सामने अपीयर होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जिस बॉडी कॉम्पोजिशन के साथ आप पर्सन X से मिलेंगे उसी बॉडी कॉम्पोजिशन के साथ आप पर्सन Y से मिलेंगे, और उसी बॉडी कॉम्पोजिशन के साथ आप पर्सन Z से भी मिलेंगे। बट जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट X के साथ होगा बच्चों, वो जरूरी नहीं Y के साथ भी हो, और या जरूरी नहीं वो Z के साथ भी हो। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जितना हम एक X के साथ कंफर्टेबल हैं उतना Y के साथ भी कंफर्टेबल हो, उतना ही Z के साथ भी कंफर्टेबल हो। जबकि इन तीनों ही केसेस में हमारी फिजिकल अपीयरेंस, हमारा बॉडी मास, सब कुछ उन तीनों X, Y, Z के लिए सेम है। मेरे कहने का मतलब बच्चों ये है, जब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट मास की, तो उसके पहले आपको 2 टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। एक है मॉलिक्यूलर मास और दूसरा है एटॉमिक मास, एंड बोथ आर कलेक्टिवली नोन एज मोलर मास।
कोई भी केमिकल स्पीशीज जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है बच्चों, तो उस एलिमेंट का और उस कंपाउंड का मोलर मास कभी चेंज नहीं होता है, बट उसका इक्विवेलेंट मास चेंज होता है। जरूरी नहीं है कि उस एलिमेंट का जो पार्ट कार्बन के सर्टेन अमाउंट से कंबाइंड हो रहा है उस एलिमेंट का उतना ही मास ऑक्सीजन के डिफरेंट अमाउंट से भी कंबाइंड हो। तो जब हम बात करते हैं बच्चों इक्विवेलेंट मास, तो क्या डिफाइन करते हैं हम, बात मेरी गौर से समझिएगा। इक्विवेलेंट मास होता क्या है? इट इज द मास ऑफ अ सब्सटेंस that combines or displaces 1 gram of hydrogen, 8 gram of oxygen and 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। किसी भी एलिमेंट का वो मास जो दूसरे एलिमेंट के सर्टेन फिक्स मास के साथ कंबाइंड होता है उसे हम सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इक्विवेलेंट मास, या इसी को हम क्या कहते हैं? 1 ग्राम इक्विवेलेंट कहते हैं। अब अगर मैं आपसे कहता हूं व्हाट इज 1 ग्राम इक्विवेलेंट, व्हाट इज 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, अगर मैं कहता हूं कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर 1 ग्राम इक्विवेलेंट फॉर कार्बन, फिर हम बात करेंगे 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, एंड आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन, सॉरी 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन। अब क्वेश्चन बच्चों ये है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कार्बन होता क्या है? तो 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट वो मास होता है जो कि हम लिखते क्या है 12 ग्राम, दिस इज 8 ग्राम, दिस इज 35.5 ग्राम, ये होता है, ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट है। क्या है बच्चों? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। अब अगर मैं एक बात करता हूं विद रेस्पेक्ट टू सब्सटेंस, व्हाट इज 1 ग्राम इक्विवेलेंट, तो सब्सटेंस के लिए 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा? किसी भी सब्सटेंस के लिए 1 ग्राम इक्विवेलेंट वो अमाउंट होता है जो कार्बन के 12 ग्राम से कंबाइंड हो, जो ऑक्सीजन के 8 ग्राम से कंबाइंड हो, और जो क्लोरीन के 35.5 ग्राम से कंबाइंड होता है। ऐसे अमाउंट को या ऐसे मास को हम सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास या 1 ग्राम इक्विवेलेंट कहते हैं बच्चों। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। इसका छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं बच्चों। जैसे कि एग्जांपल ये है Al2O3, we have to find its equivalent mass। मैं बात करता हूं Al2O3 की। आप Al2O3 को किसी भी रिएक्शन में चाहे सॉलिड फॉर्म में ऐड करिए बच्चों या मोल्टन फॉर्म में ऐड करिए, इसका मोलर मास हमेशा फिक्स होगा, बट इसका इक्विवेलेंट मास भी फिक्स हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं Al2O3 का इक्विवेलेंट मास क्या होगा। तो समझो बच्चों, यहां पर सबसे पहले हम इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हैं बच्चों।
इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? तो इसमें 2 एल्यूमिनियम एटम हैं जबकि 3 ऑक्सीजन एटम है। 2 एल्यूमिनियम एटम है और 3 ऑक्सीजन एटम है। आप भी जानते हैं एल्यूमिनियम का मास 27 होता है जबकि ऑक्सीजन का 16। दिस इज नाउ 54 प्लस 48, ये बेटा आता 102 ग्राम। दिस इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ Al2O3। अब अगर ये किसी भी फॉर्म में अगर ये रिएक्शन में टेक पार्ट करेगा तो इसका ये मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन फिक्स होगा, बट इसका इक्विवेलेंट मास इतना बेटा नहीं होगा। अब इक्विवेलेंट मास कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो यहां अगर आप गौर से देखिए सभी लोग, देखिए यहां पर Al2O3 में ऑक्सीजन कितनी है? 3, मतलब 3 इंटू 16 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइंड विद 3 इंटू 16 ग्राम ऑक्सीजन कंटेंट इन 1.02 ग्राम Al2O3। आप सभी को दिख रहा है 3 इंटू 16 ग्राम ऑक्सीजन कितने ग्राम Al2O3 में है? 102 ग्राम। बट अगर आपको Al2O3 का इक्विवेलेंट मास फाइंड करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा ऑक्सीजन 48 ग्राम नहीं होनी है। कितनी होनी है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। और ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेटा कितनी होगी? 8 ग्राम। कितनी होगी बच्चों? 8 ग्राम। Al2O3 के 102 ग्राम में ऑक्सीजन 48 ग्राम है। अगर आपको फिर से कह रहा हूं, अगर आपको Al2O3 का इक्विवेलेंट मास फाइंड करना है तो ऑक्सीजन 48 ग्राम नहीं होनी बच्चों। कितनी होनी है? 8 ग्राम होनी है। तो 8 ग्राम ऑक्सीजन के लिए क्या होगा बच्चों? ये हो जाएगा 102 अपॉन 48 इंटू 8। इसको कैंसिल करिए और ये बेटा आएगा 17 ग्राम। ये जो 17 ग्राम आया है, ये 17 ग्राम Al2O3 का इक्विवेलेंट मास है बच्चों। क्या है? इक्विवेलेंट मास। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। अब आपको एक जादू और दिखाते हैं। एक जादू और देखिए यहां पर। इसके लिए हम करेंगे क्या? इसमें यहां पर हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है बच्चों? यहां पर जैसे कि अगर हम कॉपर को ऑक्सीजन में हीट करें, सम टाइम इट फॉर्म्स कॉपर ऑक्साइड and sometime it form copper oxide. This is called copper 1 oxide. इसे हम कहते हैं कॉपर 1 ऑक्साइड, जबकि इसे बच्चों हम कहते हैं कॉपर 2 ऑक्साइड। अब क्वेश्चन ये है यहां पर हम इक्विवेलेंट मास कैसे फाइंड आउट करें? तो जैसा कि मैंने इक्विवेलेंट मास की डेफिनेशन क्या बताई बच्चों? इक्विवेलेंट मास इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंबाइन और डिस्प्लेस 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन या 8 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन या 35.5 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन। बट यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर एक ही एलिमेंट 2 अलग अलग कंपाउंड बना रहा है और दोनों के 8 ग्राम ऑक्सीजन के लिए कंपाउंड का मास अलग अलग होगा। मतलब बच्चों ये है, अगर मैं बात करूं आपसे कि इक्विवेलेंट मास Cu2O and this is
इक्विवेलेंट मास ऑफ Cu। अब कैसे करेंगे देखिए आप, अगर हम Cu2O की बात करें बच्चों, इसमें ऑक्सीजन कितनी है, एक। इस एक ऑक्सीजन का वेट कितना है बच्चों, 16 ग्राम। ये 16 ग्राम ऑक्सीजन कितने हैं, 64 इंटू 2 प्लस 16, मतलब 128 प्लस 138 प्लस 144 ग्राम कॉपर ऑक्साइड में। और यहां पर अगर बच्चों देखो आप, यहां पे क्या दिख रहा है, 16 ग्राम ऑक्सीजन कंटेन्ड इन 64 प्लस 16, मतलब 80 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। गौर समझिए, इक्विवेलेंट मास के लिए जरूरी क्या होता है, इक्विवेलेंट मास के लिए जरूरी क्या है बच्चों, ऑक्सीजन 16 या 160 ग्राम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको किसी भी कंपाउंड का इक्विवेलेंट मास फाइंड करना है तो कंडीशन क्या है, सब्सटेंस मस्ट कंटेन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन या 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन या 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। कंपाउंड में कितने ग्राम ऑक्सीजन है डजंट मैटर। इफ यू आर काउंटिंग या कैलकुलेटिंग equivalent mass, then substance must be combined with only 1 gram equivalent of particular element। मतलब कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन कितनी है डजंट मैटर, मैटर क्या करेगा, ये 8 ग्राम ऑक्सीजन कितने से कंबाइंड हो रही बच्चों, तो ये हो रही है 40 ग्राम एंड दिस इज इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर 2 ऑक्साइड। जबकि यहां पर अगर बच्चों में 8 ग्राम के लिए फाइंड करें तो ये होगा 144/16 इंटू 8, यह आएगा 72 ग्राम ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड। ये होगा, मतलब ये हुआ इफ सेम एलिमेंट फॉर्म 2 और मोर ऑक्साइड देन 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन combined with different mass of same element। Have you seen it? दोबारा देखिए, when same element combined with oxygen to form more than one compound या more than one oxide, then 1 gram equivalent of oxygen combined with different mass of copper बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ, इक्विवेलेंट मास कंसेप्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है, कैलकुलेटेड प्रॉपर्टी नहीं है बच्चों, ये एक एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी है। अगर मी लाइक एलिमेंट का कोई रिलेशन एक्स से है जरूरी नहीं है वैसा ही और उतनी ही सिंसियरिटी और लाइबिलिटी मेरी पर्सन वाई के साथ भी हो, उतनी ही सिंसियरिटी और उतनी लाइबिलिटी मेरी पर्सन जेड के साथ भी हो। बट इन ऑल एक्स वाई जेड के लिए मेरी फिजिकल अपीयरेंस, मेरी फिजिकल प्रेजेंस बच्चों सेम होगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि एलिमेंट एक्स से मिलने गए तो यहां स्क्रू को लगा हुआ खोला, ये हाथ निकाल के चले गए। ऐसा नहीं हो सकता बच्चों यहां पर कि एलिमेंट वाई से मिलने गया तो जो है एक पैर की कोहनी जो है अलग करके चले गए इसमें, यहां पर ऐसा नहीं हो सकता है। जब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट मास की तो इक्विवेलेंट मास और मोलर मास में यही सबसे बड़ा डिफरेंस है बच्चों। और वो क्या है, वो ये है कि मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास हमेशा मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन को रिप्रेजेंट करेगा और ये सभी कंडीशन में फिक्स एंड फाइनाइट होगा। बट इक्विवेलेंट मास सब्जेक्ट टू कंडीशंस है। ये डिपेंड करेगा बच्चों, और किस पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, ग्राम इक्विवेलेंट 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अनदर कंबाइनिंग एलिमेंट लाइक कार्बन क्लोरीन लाइक क्लोरीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब अगर आप देखेंगे यहां पर, अब आप कहोगे सर मैं तो अगर कोई एलिमेंट बहुत सारे ऑक्साइड बना रहा है तो हम कैसे फाइंड करेंगे। ऑब्वियस ये बात है, इट इज योर जेन्युइन क्वेश्चन, इट इज योर जेन्युइन प्रॉब्लम कि अगर कोई एलिमेंट मोर देन 2 ऑक्साइड बना रहा है देन अंडर व्हाट कंडीशन हाउ विल आई डिटरमाइन इक्विवेलेंट मास। तो इन दैट सिचुएशन वी प्रेफर
In that situation, we prefer the formula of equivalent mass. क्या होता है ये होता है molecular mass upon n factor. Molecular mass upon n factor. उस केस में ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे. जैसे इसका बहुत छोटा सा एग्जाम्पल समझना बच्चों यहां पर, जैसे कि हमारे पास H3PO4 है. अगर हम H3PO4 में को NaOH में ऐड करते हैं तो ये बेटा बनता है Na3PO4 प्लस 3H2O, ये बन जाता है. अगर हम इसी H3PO4 को 2NaOH में ऐड करें तो ये बेटा बनता है Na2HPO4. और अगर हम बच्चों इसी को हम सिर्फ NaOH में ऐड करें तो ये बनेगा NaH2PO4 प्लस H2O. आप देखो यहां पर एक एक कंपाउंड तीनों से रिएक्ट कर रहा है. ये एक ही कंपाउंड तीनों से रिएक्ट कर रहा है. अब क्वेश्चन ये है कि इन तीनों केस में H3PO4 का इक्विवेलेंट मास सेम होगा या डिफरेंट होगा. बिकॉज सेम कंपाउंड रिएक्ट विद या न्यूट्रलाइज विद एल्कली विद डिफरेंट इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन. जैसे कि यहां पर अगर आप देखेंगे 1 मोल ऑफ H3PO4 neutralized with 3 mole of NaOH. Here is 1 mole of H3PO4 partially neutralized with 2 mole of NaOH. And once again 1 mole of H3PO4 is neutralized with partially neutralized with 1 mole of NaOH. अब क्वेश्चन ये है इन तीनों केसेस में हमारा रिएजेंट तो सेम है, तो इसका इक्विवेलेंट मास कैसे फाइंड करें. तो उस केस में बेटा हम इस कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे यहां पर. और कैसे अप्लाई करेंगे देखिए सभी लोग. व्हाट इज एन फैक्टर. जब हम बात करते हैं एन फैक्टर तो एसिड के लिए एन फैक्टर क्या होता है, रिप्लेसेबल H प्लस आयन. रिप्लेसेबल H प्लस आयन. जैसे कि यहां पर H3PO4 ने 3 H रिप्लेस किए हैं बच्चों. यहां पर H3PO4 ने 2 H रिप्लेस किए हैं और यहां पर H3PO4 ने केवल एक ही H रिप्लेस किया है. तो इसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलर मास जो कि 98 है डिवाइड बाई 3, और इसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा बच्चों, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई 2. इसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा बच्चों, 98 डिवाइड बाई 1. ये तरीका है बच्चों करने का. मतलब ये हुआ जब आप 1 मोल H3PO4 को 3 मोल ऑफ NaOH में ऐड करते हैं तो इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं. ठीक है, जबकि इसके क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं यहां पर. यही बेटा आपको मैं समझाना चाह रहा था कि इक्विवेलेंट मास का कंसेप्ट होता क्या है. तो जैसे ही आपसे कभी कोई पूछे कि इक्विवेलेंट मास है क्या, तो आप क्या बताएंगे कि इक्विवेलेंट मास किसी भी सब्सटेंस का वो मास होता है जो किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के 1 ग्राम इक्विवेलेंट से कंबाइंड होता है. अब अगर वो एलिमेंट कार्बन है तो अगर वो एलिमेंट हाइड्रोजन है तो वो 1 ग्राम होना चाहिए. अगर वो एलिमेंट क्लोरीन है तो वो 35.5 ग्राम होनी चाहिए. और अगर वो एलिमेंट ऑक्सीजन है तो वो मात्र 8 ग्राम होनी. कंपाउंड में कितनी ऑक्सीजन है कितनी क्लोरीन है इट डजंट मैटर. यू हैव टू फाइंड आउट द मास ऑफ सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ O एंड 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Cl. दैट्स इट, नथिंग एल्स. आई होप मेरी बात सबको समझ में आए. एक और एग्जांपल लेते हैं आपके, तो बहुत मजा आएगा आपको, बिल्कुल मजा आने वाला बेटा इसमें. जैसे कि मैं एग्जांपल 3 लेता हूं. We have to find out the equivalent mass of FeCl3, and the second thing is
equivalent mass of FeCl3 in chemical reaction like this. Like this. You have to find out the equivalent mass of FeCl3 and you have to find out again the equivalent mass of FeCl3. हमें FeCl3 का इक्विवेलेंट मास फाइंड करना बच्चों। अब क्वेश्चन है कैसे फाइंड करेंगे, आइए करते हैं। यहाँ पर पहले इसकी बात करते हैं। इसको फाइंड करने के दो तरीके हैं तुम्हारे पास दोनों। तुम डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। पहले हम आपको थ्योरेटिकल वे बताते हैं। FeCl3 में नंबर ऑफ क्लोरीन कितनी है? 3। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन कितना होता है? 30.5 एंड 3 के लिए इतना हो जाएगा। ये बेटा होगा 3 इंटू 30.5 प्लस 56। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बच्चों आएगा 3 इंटू 5 15 प्लस 1 16, 3 इंटू 3 9 प्लस 1 10 और इसमें बेटा ऐड करना हमें 56। ये आता है 162.5 ग्राम। मतलब ये हुआ 1 मोल ऑफ FeCl3 में टोटल क्लोरीन 3 इंटू 35.5 ग्राम है बच्चों। अब अगर तुमको क्या फाइंड करना है? इसका इक्विवेलेंट मास। इसका इक्विवेलेंट मास के लिए जरूरी नहीं कंपाउंड में कितनी क्लोरीन है। इक्विवेलेंट मास के लिए इसमें क्लोरीन सिर्फ 35.5 ग्राम बेटा होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर इतने ग्राम क्लोरीन इतने ग्राम FeCl3 में है तो 35.5 ग्राम क्लोरीन बेटा कितने में होगी? 162.5 ये कैंसिल कर दीजिए, ये आएगा 162.5/3। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये तरीका है। कंपाउंड में कितनी क्लोरीन है ये मैटर नहीं करेगा। इक्विवेलेंट मास के लिए इस पर्टिकुलर सब्सटेंस को सिर्फ 35.5 ग्राम क्लोरीन से कंबाइंड होगा, इससे ज्यादा से कंबाइंड नहीं होना है। आगे देखिए एक और एग्जांपल, जैसे ये दिया हुआ है। यहां पर अगर आप देखो FeCl3 है, हमें इसका इक्विवेलेंट मास फाइंड करना है। जब ये रिएक्शन में आता है तो इसने एक क्लोरीन माइनस करी है, ठीक है। तो यहां पर n फैक्टर क्या हो जाएगा? अब देखो यहां आयरन की वैलेंसी +3 है और यहां आयरन की वैलेंसी बेटा +2 है। जैसे क्लोरीन लूज होती है तो चेंज इन वैलेंसी क्या होती है? चेंज इन वैलेंसी बेटा होती है कितनी? 1। तो यहां पर n फैक्टर कितना हो गया बच्चों? यहां से n फैक्टर हमारे पास होता है 1, ये होता है। अब कैसे करेंगे देखिए यहां पर सभी लोग। इसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ FeCl3 डिवाइड बाई 1 मिनट, सॉरी, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर +3 मिनट, हाँ 1 होगा। तो ये बेटा आएगा 162.5 डिवाइड बाई 1, ये होता है। तो ये तरीका है इक्विवेलेंट मास को फाइंड करने का। अलग अलग केसेस में इक्विवेलेंट मास को फाइंड करने का तरीका बच्चों अलग अलग होता है। ये वो तरीका है जिससे आप किसी भी कंपाउंड का इक्विवेलेंट मास फाइंड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम। देखिए अब जैसा कि मैंने आपको अभी एक इक्विवेलेंट मास का सुंदर सा फॉर्मूला बताया, वो फॉर्मूला क्या था? इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन n फैक्टर। क्वेश्चन ये कि ये n फैक्टर क्या है बच्चों? तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसिड के लिए, देन बेस के लिए, फिर सॉल्ट के लिए, फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए, रिड्यूसिंग एजेंट के लिए, कैटायन के लिए एंड एनायन के लिए। हमारे सराउंडिंग में मोस्टली जो केमिकल स्पीशीज हैं बच्चों वो इतने ही होते हैं। अब क्वेश्चन ये है हम इसका इक्विवेलेंट मास कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो यहां पर एसिड के लिए इक्विवेलेंट मास क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास
ऑफ एसिड अपॉन रिप्लेसेबल H प्लस आयन, रिप्लेसेबल H प्लस। बेस के लिए बेटा इक्विवेलेंट मास क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस अपॉन रिप्लेसेबल OH माइनस आयन। सॉल्ट के लिए क्या होगा इक्विवेलेंट मास? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्ट अपॉन चार्ज ऑफ कैटायन या फिर चार्ज ऑफ एनायन, क्योंकि सॉल्ट एक न्यूट्रल कंपाउंड होता है बच्चों, तो उसमें जितना चार्ज कैटायन पर होगा उतना ही चार्ज बच्चों एनायन पर भी होगा। तो जब आप सॉल्ट के लिए इक्विवेलेंट मास फाइंड करेंगे तो या तो उसमें प्रेजेंट कैटायन का टोटल चार्ज लीजिएगा या एनायन का। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो यहां पर इक्विवेलेंट मास क्या होगा? ये होगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड। रिड्यूसिंग एजेंट बेटा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो इनका इक्विवेलेंट मास क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट अपॉन इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। ये हो गया। कैटायन के लिए क्या होगा? ये होगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैटायन अपॉन पॉजिटिव चार्ज। और एनायन के लिए क्या होगा बेटा? इक्विवेलेंट मास मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनायन अपॉन नेगेटिव चार्ज। ये होगा बेटा। ये तरीका है इनको फाइंड आउट करने। जैसे मैं देखो यहां, अब सपोज करो अगर तुमसे कहा गया अमोनियम प्लस का इक्विवेलेंट मास फाइंड करो, तो क्या होगा? N का 14 हो गया, H का 1 × 4 हो गया, क्योंकि कैटायन है तो पॉजिटिव चार्ज 1 यूनिट का है, इसे काउंट करेंगे आप। ऐसे ही आपको एनायन की बात करते हैं। मान लीजिए आपको कार्बोनेट का इक्विवेलेंट मास फाइंड करना है, कैसे करेंगे? पूरे का मॉलिक्यूलर मास लीजिए और एनायन पर चार्ज 2 यूनिट का है, ये बेटा आएगा 60/2। ये तरीका है। मान लीजिए आपको इक्विवेलेंट मास फाइंड करना है किसका? H3PO4 का, एसिड है बेटा, तो क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ H3PO4। मैक्सिमम ये 3H हटा सकता है, डिवाइड बाई 3, मैक्सिमम 3 ही हटाएगा। अगर इक्वेशन दी होती है आपको तो इक्वेशन में जितने हटा रहा उतने काउंट करेंगे, बट यहां पर इक्वेशन नहीं दी गई है, तो मैक्सिमम जो जितना बेटा वो हटा सकता है उतना ही इसको काउंट करेंगे इसमें यहां पर। इसी तरह बात करते हैं यहां पर बच्चों, हमारे पास बचता क्या है? बेस के लिए मान लीजिए आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फाइंड करना है, तो इसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा बच्चों? यहां पर ये होगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिवाइड बाई 2। ये होगा बेटा इसमें यहां पर। इस तरीके से चीजें होती बच्चों यहां पर। एंड लास्ट पॉइंट, सपोज करिए आपको बेस दिया गया है अमोनिया। अमोनिया के केस में क्या करेंगे? अमोनिया के केस में तो 10th में आपको पढ़ाया गया कि जो लोन पेयर डोनेट करते हैं वो भी बेस होते हैं बच्चों। अमोनिया के पास एक लोन पेयर है, इसमें OH ग्रुप तो नहीं है पर इसमें लोन पेयर एक जरूर है, और ये मैक्सिमम एक ही लोन पेयर डोनेट कर सकता है। तो इसके लिए इक्विवेलेंट मास क्या होगा? ये होगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया अपॉन नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर। ये तरीका है बच्चों। इस तरीके से हम अलग अलग सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास फाइंड कर सकते हैं। आई होप आप लोग को समझ में भी आया होगा। अगर फिर भी कोई कमी रह गई है, कोई टॉपिक आपको नहीं क्लियर हुआ है, तो आप इस लेक्चर के एंड में नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करना मत भूलिएगा, जिससे कि हम इसी टॉपिक की अगले लेक्चर में उन सॉल्यूशंस को जरूर ऐड कर सकें जो इस लेक्चर में या तो आपको कम समझ में आए हैं या छूट गए हैं, ऐसा आपको लग रहा है। बट जहां तक मेरी बेटा अपनी जानकारी है, जितना मेरा लेक्चर प्रिपरेशन था, एक सीक्वेंस में चीजें कवर करी हैं जिससे आपका कुछ भी छूटे ना। एक अच्छा और आसान भाषा में समझाने की कोशिश भी करी है, कोशिश पूरी करी कि आपसे कनेक्ट रहा जाए पूरे लेक्चर के दौरान। फिर भी अगर कहीं से आपको लगा कोई टॉपिक इस पूरे लेक्चर में मिसिंग है,
तो जरूर लेक्चर के एंड में अपना रिस्पॉन्ड देना मत भूलिएगा। समझ में आए तो खूब इसे प्रोपोगेट करिएगा, और अगर नहीं समझ में आया, कुछ मिसिंग है तो लिखिएगा। थैंक यू सो मच।